अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर सुबिया इज़ कि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आसान अल्फाज में किस तरह से डिफाइन करेंगी? ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे पहले तो नाम आसान कर दें तो उर्दू में इसको गैंठिया कहते हैं आम ज़ुबान में। और लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जोड़ों की ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो जोड़ों के टेढ़ेपन की बीमारी। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम एक शख्स है जिसको जोड़ों का दर्द है, जो कि यूजुअली ओल्डर पीपल में अक्सर पाया जाता है, तो हाउ कैन दे डिफरेंशिएट कि आइदर दे आर हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अ सिंपल जॉइंट पेन? ओके, इसको एज रिलेटेड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उससे डिफरेंशिएट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें दर्द सुबह के टाइम में ज़्यादा होगा। सोजन का जो एलिमेंट है वो मोर प्रोनाउंस्ड ज़्यादा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ ये इतना प्रोनाउंस्ड नहीं। छोटे जोड़ों से अमूमन स्टार्ट होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस अमूमन घुटनों से या कमर से स्टार्ट होता है। हाथों में भी हो सकता है लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है हमारे कंट्री में जितना बाहर के मुल्कों में है। हमारे मुल्क में कॉमनली घुटनों में प्रॉब्लम होता है। सुबह के टाइम का पेन ज़्यादा होता है, सुबह के टाइम बॉडी में स्टिफनेस होती है, अकड़ाव होता है, मुट्ठी बंद करने में दिक्कत होती है, जो कि लोग इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि जैसे जैसे धूप निकलती है। एक्चुअली वो टाइम होता है कि जब आधे घंटे से ऊपर टाइम हो जाता है उठने के बाद और एक्टिविटी में आ जाते हैं आप, तो फिर ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंशिएटिंग फीचर। ये जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंशिएटिंग फीचर जो हम एज अ डॉक्टर भी, जब पेशेंट हमारे पास अगर हैंड के सिम्टम्स के साथ आएगा, स्पेशली अगर हैंड जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ आएगा, हाथों के जोड़ लेकर आ रहा है बंदा, तो हम सबसे पहले जो सवाल हिस्ट्री में पूछेंगे वो ये सवाल होगा कि क्या ये सुबह में ज़्यादा है या दिन में ज़्यादा है और काम करने से इस पर कैसा अफेक्ट आता है। ठीक है। अच्छा, तो यूजुअली अगर आपके पास इस तरह से कोई पेशेंट आता है और आप उसके अर्ली सिम्टम्स से ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसके लिए कोई टेस्ट होता है डायग्नोसिस करने के लिए कंफर्म कि उनको आ रहे हैं? जो टेस्टिंग है उसमें टेस्टिंग हमेशा हेल्पफुल होती है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। मेक द डायग्नोसिस के लिए टेस्ट हमें नहीं चाहिए। ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रॉपर डॉक्टर हु इज़ ट्रेन टू सी सच पेशेंट्स, स्पेशली अगर आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री बन जाएगा। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने अलामात बताई मरीज़ ने और जो हमने उसका मुआयना किया, उसकी बेसिस पर डायग्नोसिस बन जाता है। जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है या जो इसके टेस्ट हैं जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर या आर फैक्टर आम जुबान में, या एंटी-CCP हम कहते हैं, या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे ESR और CRP है, वो सिर्फ इस डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए होता है। किसी को अलामात ना हो और टेस्टों में ये टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो हम उसको गैंठिया नहीं कहेंगे। तो अलामात का होना, मुआयने पे ये कंफर्म होना ज़रूरी है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर उसकी टाइप देखने के लिए और फर्दर जो उसकी मैनेजमेंट है उसमें टेस्टों का ज़्यादा रोल। सही है। तो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या? सबसे पहली है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हमने दवाई के अलावा करनी है, जिसमें कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। मरीज़ को बताना है कि आपने अपनी सुबह की एक्टिविटीज़ टाइम पे करने के लिए थोड़ा सा आपको अर्ली उठना पड़ेगा। कॉलेज स्कूल गोइंग वाले लोग हैं तो उनको अपना वेकिंग अप टाइम जल्दी करना पड़ेगा। उनकी जो लिखने की एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो टाइमिंग है वो उनको एडजस्ट करनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा देर की नहीं होनी चाहिए। फिर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाएँ तो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर मैं अपने मरीज़ को बताती हूँ तो मैं से 2 फर्दर डिवीजन है। एक है सिम्टोमेटिक कंट्रोल, यानी अलामात का जो इस वक्त फौरी तौर पे रोकना है, जो मरीज़ के आराम के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक इलाज का पार्ट है जहाँ पे हमने बेसिकली बीमारी को फर्दर प्रोग्रेस करने से और टेढ़ापन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली उसको रोकने के लिए करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है अलामात का कंट्रोल। उसमें हम एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो हम एसाइक्लोफेनेक है, डेक्लोफेनेक है, इसी तरह सेरिकॉक्सिब है, टायरोकॉक्सिब, डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसके, उसमें से कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ हम उसको लो डोज में स्टीरॉइड्स देते हैं।
7.5 मिलीग्राम तक डेल्टा कॉटिल हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम सपोर्टिव और प्रिवेंशन ऑफ साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टीरॉइड्स के लिए हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर देते हैं, और PPIs या H2 ब्लॉकर्स या V2 ब्लॉकर्स जो बेसिकली गैस्ट्राइटिस जो स्टमक के मसाइल हैं दवाइयों के साथ उसको प्रिवेंट करने के लिए वो हम साथ ऐड कर देते हैं। अब आ जाता है वो वाला पार्ट ऑफ डिज़ीज़ जहाँ पे हमने इलाज का वो वाला हिस्सा जहाँ हमने डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियों को रोकना है और डिज़ीज़ को आगे बढ़ने से रोकना है डायग्नोसिस के बाद। उस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं दवाइयों के। उसमें फिर डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स एक बड़ा नाम है, DMARDs हम कॉमनली ये यूज़ करते हैं वर्ड। DMARDs में फिर फर्दर ग्रुप्स हैं। तो अगर मेरे लिए फ़र्स्ट ऑप्शन पूछा जाए तो अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है यानी कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से मेरे लिए वो बिल्कुल ही बैन है, तो पहला ऑप्शन मीथोट्रेक्सेट होता है जो कि कन्वेंशनल सिंथेटिक ग्रुप में से है, एंड एज़ पर गाइडलाइंस भी हमारी फ़र्स्ट चॉइस है।